AEC MA सेमेस्टर सेकंड के सभी बच्चे जिन्होंने यौगिक साइंस को सिलेक्ट किया है, मुंगेर विश्वविद्यालय के डीजे कॉलेज RDN डीजे कॉलेज में संस्कृत विभाग ने यौगिक साइंस को पढ़ाने का दायित्व लिया है। अब तक इसके कई सारे वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। अब जिस वीडियो लेक्चर को आज मैं तैयार करने जा रहा हूं अपने विद्यार्थियों के लिए, आप सबके लिए, वह लेक्चर आपके सिलेबस में यूनिट 2 में एक प्रश्न है। वो प्रश्न है मेडिकल कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कॉजेज अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड योग। इस टॉपिक को लेकर के आज मैं चर्चा करूंगा और विश्वास करता हूं कि आप सबके लिए लाभदायक होगा। अगर कोई भी शंका या इसमें कोई संशय हो, कोई भ्रांति हो, तो आप सभी डायरेक्ट मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि इसकी कक्षा भी हुई थी, ऑनलाइन कक्षा, मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया था कि स्वास्थ्य क्या होता है और अस्वस्थ रहना क्या होता है, स्वस्थ रहना क्या होता है, हेल्दी अनहेल्दी क्या होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहने का अभिप्राय सिर्फ ये समझते हैं कि अगर मुझे कोई रोग नहीं है, यानी रोग से रहित होना ही स्वास्थ्य मान लेते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, या रोग से युक्त होना ही मान लेते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत ही बृहद है, बहुत ही ब्रॉड है, इतना आसान नहीं है। भारतीय परंपरा यह बहुत पहले से समझती थी, लेकिन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, क्योंकि वो प्रयोगों के आधार पे प्रत्येक चीज़ का निर्धारण करता है, और अभी वो शैशव काल में है। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी नहीं है, हमारी सदियों की संस्कृति है, और वो कुछ शताब्दियों का है। तो जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस ने इस विषय में बातचीत करके और बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम अपनी यौगिक अवधारणा, जो योग दर्शन के अनुसार या हमारी संस्कृति में जो निहित योग जैसा एक परम संजीवनी बूटी जैसा हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जीवन पद्धति में, स्वास्थ्य को एक तरीके से सम्मिलित कराने के लिए, उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य रूप से कि स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा को 4 भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो भाग हैं? तो पहले ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा कि केवल बीमार रहना ही स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। इसके बहुत सारे अवधारणा है, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिनके आधार पे हम निर्धारण कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य की अवधारणाएं क्या हैं। तो मैंने जैसा कि बताया 4 भाग हैं, 4 भागों में इसको हम अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य की एक अवधारणा क्या होती है। सबसे पहली अवधारणा जो है स्वास्थ्य की, वो है जैव चिकित्सीय अवधारणा। क्या है? जैव चिकित्सीय अवधारणा। जैव चिकित्सीय से क्या अभिप्राय है? ये स्वाभाविक सा प्रश्न है। तो जैव चिकित्सीय का सामान्य रूप से जो अवधारणा है, जो हमारे यहाँ है ना, आध्यात्मिक दुख, त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। उसमें जो आध्यात्मिक दुख है, फिजिकल, उसको हम मान सकते हैं, कह सकते हैं जैव चिकित्सीय अवधारणा। यानी रोगों के आधार पे स्वस्थ अस्वस्थ की पहचान, बीमार होने, स्वस्थ रहने की, निरोगी रहने की जो पहचान की जाती है, हेल्दी रहने की, जो हेल्दी शब्द है, उसको कहते हैं उस अवधारणा को कहते हैं जैव चिकित्सीय अवधारणा। अब यह अवधारणा है क्या, जैव चिकित्सीय अवधारणा? तो इसको हम लोग समझने के लिए इसके भी बहुत सारे डिवीजन हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहला डिवीजन है इसका है कुपोषण। कुपोषण। दूसरा आपका क्या है इसमें? दूसरा इसमें है आपका नशे की लत। नशे यानी नशा आदि जो आपके मादक द्रव्य हैं, या कुछ वैसा असंतुलित आपका भोज्य पदार्थ है, उससे असंतुलित है, यानी जो अग्राह्य है,
जो हमारे मनुष्यों के लिए नहीं है या हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन हम उसको खाते हैं। तीसरा है आपका पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। चौथा है आपका रोगाणु एवं विषाणु। अब बात करते हैं कुपोषण। देखिए, सबसे पहले किसी भी शरीर को स्वस्थ रहने के लिए उस शरीर यानी उस जीव के उत्पत्ति के बाद से ही एक उचित मात्रा में पोषण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, वसा हो, प्रोटीन हो, सभी चीज़ों की आवश्यकताएं एक अनुपात में आवश्यक होती है। अगर किसी का भी अनुपात आपके शरीर में नहीं जाता है जिसकी जितनी आवश्यकता है, तो आपके शरीर आपका कुपोषित हो जाएगा। तो अगर किसी को पूर्ण आहार नहीं मिलता है, पोषण के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है, तब हम उसे कुपोषण का शिकार कह सकते हैं या कुपोषण जन्य स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की कैटेगरी में यानी उसकी श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है, पूरा मैकेनिज्म है इसमें। जैसे कोई भी मशीन हो या कोई वाहन हो, अगर उसमें जो आवश्यक उसके लिए ऑयल है जिससे इंजन चलता है, बहुत सारे उसमें मोबिल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डलती हैं। देखते हैं कि सर्विसिंग समय समय पे ज़रूरी होती है, जबकि हर चीज़ उसको मिलते रहता है। वैसे ही हमारा शरीर भी एक मैकेनिज्म है। प्रत्येक जो हमारे शरीर के अंग उपांग है, सबको स्वस्थ रहने के लिए उसको एक मतलब समुचित प्रकार से कार्य करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अगर वो पोषण ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो ये पहली अवधारणा है, मतलब जैव पारिस्थितिकी अवधारणा का ये पहला पार्ट है कुपोषण, यानी पोषण का न मिलना। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है इसका, वह है नशा आदि की लत, या कह सकते हैं कि अग्राह्य पदार्थों का लत, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, शरीर में वो जमता नहीं, शरीर के लिए वो हानिकारक है। जब ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं व्यक्ति, जब ऐसे पदार्थों के प्रति उनकी एक आदत विकसित हो जाती है, जब ऐसे पदार्थों के से मिलने वाले क्षणिक सुख अथवा स्वाद, आस्वादन जिह्वा को ही तो मिलता है, उसके कारण से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थ हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, बिल्कुल भी शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसका हम लोग आस्वादन लेते हैं और बाद में हम लोग अनहेल्दी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो ये हमारा दूसरा रीज़न है जैव पारिस्थितिकी अवधारणा का स्वास्थ्य से संबंधित। तीसरा इसमें आपका है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, जरूरी कई बार हम मनुष्य या प्रत्येक जीव, सबकी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबकी बात की जाती है, या आप भी कर सकते हैं। सब प्रकार से पोषण भी ले रहे हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ आप लोग नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं जो शरीर के लिए उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहा, पर्यावरण प्रदूषित रहा, तब भी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि केवल मनुष्य स्वयं में नहीं है, आप मनुष्य का प्रकृति के साथ एक सामंजस्य है। प्रकृति के जितने भी तत्व है, पंच तत्व विशेष रूप से हमारे यहाँ गए, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आसमान, समीर यानी वायु। इनमें से किसी भी चीज में अगर प्रदूषण रहा, तब भी आप लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। तो यानी कि पर्यावरण भी मनुष्य के जैव यानी जीवों के स्वास्थ्य का एक प्रमुख घटक है, प्रमुख पार्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। पर्यावरण अगर प्रदूषित रहा, पर्यावरण यदि शुद्ध नहीं रहा, उससे अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, अनेक प्रकार के उससे मनुष्य के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। मनुष्य न चाहते हुए भी
मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। पता तब लगता है जब वो अस्वस्थ होकर शारीरिक रूप से और अपने अंतिम कगार पे पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि पर्यावरण जनित होते हैं। पर्यावरण के कारण मनुष्य के चर्म रोग हो जाना, बहुत सारे ऐसे हानिकारक शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाना, मानसिक रूप से उत्पन्न हो जाना, तो बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो पंच तत्व से निर्मित है, मनुष्य भी तो उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। भोजन हो हमारा या जल हो, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं पर्यावरण के अंग के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए तीसरा तत्व जो है जैव पारिस्थितिकी का, वो है पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण से हमारा प्रभावित होता है। चौथा मैंने आपको क्या बताया? रोगाणु और विषाणु। रोगाणु और विषाणु जो हैं ये कैसे जैव परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं? आप पुनः क्रम पूर्वक चलिए। आप कुपोषण के शिकार भी नहीं हैं, आप में नशा या कोई अभक्ष्य चीज़ों को खाने की आदत नहीं है, आपका पर्यावरण भी शुद्ध है। लेकिन अगर किसी ऐसे रोगाणु या विषाणु को उत्पन्न होने का उन्हें अवसर मिल गया तो बहुत बड़े बड़े रोग फैला सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप, अगर डेंगू का देख लीजिए, स्वच्छ पानी में ही पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। वर्तमान समय में जिस महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं, कोरोना नामक, ये भी एक काल बन गया। इतिहास में इसे याद रखा जाएगा। पूरा विश्व, चाहे वो विज्ञान से विकसित था या अविकसित था, चाहे समृद्ध था या असमृद्ध था, सब पीड़ित हैं इससे। किसी के पास इस रोग जिस विषाणु से हो रहा है उसको बचाने का कोई साधन ही नहीं है अभी तक। आज कम से कम 2 महीने होने को है भारतवर्ष में, बाकी विश्व में तो बहुत, लगभग 5वां महीना आ गया, 6 महीने होने को है, आज तक कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार रोगाणु और विषाणु भी आपके स्वास्थ्य जीवन को, आपके जीवन के स्वास्थ्य को, आपके परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। खैर, हम लोग अभी जैव पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं तो उसका है तत्व। उसके अलावा एक मानसिक रोग, 5वां यानी लास्ट बिंदु है। मानसिक रोग क्या है कि आप हर प्रकार से स्वस्थ हैं, प्रत्येक प्रकार से, जितने ऊपर 4 कारक बताए उनमें आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तब भी आप अनेकों बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। पहली बीमारी तो टेंशन से आपका कब्ज होता है। कब्ज पेट उदर जनित रोग है। उदर में रोग होगा, बहुत सारे रोग अपने आप, उदर से तो रोग ही रोग होते हैं। उसी प्रकार चिंता से बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो बहुत सारी बीमारी है जो मानसिक तनाव, मानसिक रोग होते हैं, जिसके कारण भी मनुष्य पीड़ित हो जाता है। कई बार किसी चिंतावश, कई बार कोई परेशानी में, कई बार की सफलता विफलता बस, मान अपमान बस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मानसिक रोगों के कारण होता है, मन से जन्य होते हैं। तो ये सब मनुष्य को प्रभावित करते रहते हैं निरंतरता से। इस प्रकार अब देखिए, अब तक हम केवल रोग सोच रहे, देखिए कितने सारे कारक आ गए। 5 कारक तो अभी एक बिंदु का आ गया। तो हम दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य की अवधारणा का जो को हमने 4 बिंदुओं से समझने की कोशिश की थी। पहला बिंदु क्या था हमारा? जैव पारिस्थितिकीय अवधारणा। और उस बिंदु में हमने देखा कि 5 तत्व आए, कुपोषण, नशे आदि की लत, या उसको भक्ष्य अभक्ष्य की श्रेणी में रख सकते हैं पदार्थों के सेवन से। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण। चौथा हमने देखा रोगाणु एवं विषाणु। 5वां हमने देखा मानसिक रोग, यानी मानसिक प्रताप, मानसिक प्रताड़ना। तो ये सारे के सारे तत्व जो है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। अब दूसरे तत्व की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा तत्व जो है वो है हमारा पारिस्थितिकीय अवधारणा। अब तक था जैव, पहला क्या था तत्व? पहले तत्व में मुझे लगता है शायद मुझे बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया है। पहला था जैव चिकित्सीय अवधारणा। अगर मैंने जैव पारिस्थितिकीय कहा है तो उसे आप लोग इरेज कर लेना और लिखना जैव चिकित्सीय अवधारणा। अब दूसरा पॉइंट जो है स्वास्थ्य की अवधारणा का, वो है पारिस्थितिकीय अवधारणा। पारिस्थितिकीय क्या है? विज्ञान में सबने पढ़ा होगा। हमारे परिस्थितियाँ चारों, इकोलॉजी सिस्टम शायद कहा जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ,
बट अचानक ध्यान आया, क्योंकि विज्ञान बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो पारिस्थितिकीय अवधारणा जो है, उस अवधारणा को आप लोग समझ, इंग्लिश का शब्द नहीं, हिंदी में ही कंफर्म हूँ, इंग्लिश के शब्द में मे भी त्रुटि हो सकती है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इकोसिस्टम ही है या कोई और है। जैव पारिस्थितिकीय अवधारणा या पारिस्थितिकीय अवधारणा स्वास्थ्य की अवधारणा का एक प्रमुख कारण है, द्वितीय प्रमुख कारण है। कैसे? इसके कौन कौन से तत्व हैं उन पे विचार करते हैं। इसका पहला जो तत्व है वो है आपका जीव, दूसरा है आपका पर्यावरण, तीसरा है आपका क्या? पहला जीव, दूसरा पर्यावरण, तीसरा क्या है? तीसरा है जीव और पर्यावरण के बीच सामंजस्य, संतुलन। दोनों के मध्य संतुलन है या नहीं, दोनों के मध्य सामंजस्य है या नहीं, अच्छे प्रकार से। अगर संतुलन गड़बड़ हो गया, सामंजस्य गड़बड़ हो गया, दोनों में एक तरह से आपस में बैलेंस नहीं बन रहा है, तब भी महाविनाश आ जाते हैं। वर्तमान समय में जितने भी लोग सुन रहे हैं 2020 में या इन भविष्य में अगर आप लोग देखेंगे तो एक उदाहरण है। आज 15 मई है, कल 14 मई के दिन भी दिल्ली में मैंने जैसा कि देखा, प्रत्यक्ष भी देखा वीडियो कॉलिंग के द्वारा और समाचार पत्रों में भी, मई महीने में कहाँ ओले गिरते हैं, इतनी भयंकर बारिश। दिल्ली जैसी जगह पे ओले ऐसे बीस जा रहे हैं जैसे कोई हिमाच्छादित क्षेत्र हो, जैसे कश्मीर में के वादियों में बर्फ पड़ा हो। तो ये क्या है? जीव और परिस्थितिकी पर्यावरण के बीच बना हुआ असंतुलन है। चाहे वो पृथ्वी के साथ हो, भूमि प्रदूषण से संबंधित हो, या वायु प्रदूषण संबंधित हो, या पक्षियों की संख्या से संबंधित हो, चिड़ियों की संख्या से संबंधित हो, जीवों यानी शेर, बाघ, हाथी, गाय, बकरी, कुत्ता, इनके से संबंधित हो, सबके बीच में एक इकोसिस्टम, एक चेन कार्य करता है परिस्थितियों को बनाने में। अभी 0.2 अक्षय कुमार और रजनीकांत, दोनों अभिनेता हैं भारत के, एक साउथ के, एक हिंदी फिल्मों के, इन दोनों ने बनाया था। उसमें दिखाया है कि पक्षियों का आज टावर जो मोबाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके कारण कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। इवन मैंने भी गाँव में देखा है कि जो जीवों के मरने पर, जैसे भैंस, गाय आदि जब गांव में मर जाते थे, उनको खेतों में छोड़ देते थे और वो उन जीवों को खाने के लिए गिद्ध आते थे। आज गिद्ध और चील कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? कहाँ चले गए सब? तो जो जीव जंतु मरते थे, जो उनकी सड़ी गली लाशों को खाते थे, जो स्वच्छता रखने में हमारा एक तरीके से हेल्प करते थे, अब वो तो रहे नहीं। तो क्या होगा? उन मांसों के सड़ने गड़ने से बीमारियां फैलेगी और उन बीमारियों को फैलने से क्या होगा? मनुष्य बीमार होगा, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसी प्रकार से कीट पतंगों को छोटे छोटे पक्षी खाते थे, कई छोटे छोटे पक्षियों को बड़े पक्षी खाते थे, कई ऐसे पक्षियों को जानवर खाते थे, मांसाहारी जानवर, छोटे जानवरों को बड़े जानवर खाते थे। तो एक प्रकृति में बैलेंस बना हुआ रहता था। लेकिन आज कुछ बैलेंस नहीं है, या जब भी ये बैलेंस गड़बड़ होगा, आज की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य की अवधारणा पे हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी ये बैलेंस से संतुलन समाप्त होगा, तब प्रकृति में ऐसा ही प्रक्रम, ऐसा ही भेदभाव उत्पन्न होगा। इसीलिए मनुष्य के स्वास्थ्य की अवधारणा का दूसरा कारक है पारिस्थितिकीय संतुलन, पारिस्थितिकीय अवधारणा, यानी जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसको में जीव और परिस्थिति, यानी जितने भी प्रकृति के तंग हैं, वो चाहे चर हैं, अचर हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं, सब में बैलेंस होना जरूरी है। अगर उसमें बैलेंस नहीं रहा, उसमें संतुलन नहीं रहा, तब भी मनुष्य का स्वास्थ्य हमेशा प्रभावित होगा। एक बार नहीं है, हर प्रकार से प्रभावित होगा। आपके भोजन जो उत्पन्न होने वाला अनाज है, आपके जो फल फूल हैं, आपका जो स्वयं प्रत्यक्ष शरीर है, सब प्रभावित होगा। मानसिक रूप से भी प्रभावित होंगे, आर्थिक रूप से भी प्रभावित होंगे, सामाजिक रूप से भी। परिस्थिति का देखिए, कई बार नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, कई बार भूकंप के कारण पूरा का पूरा एकदम सिस्टम चेंज हो जाता है, आपको कहीं दूर जाना पड़ता है, सामाजिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं। हर प्रकार के ऐसे कारक हैं जो आपको हमेशा प्रभावित करेंगे। इसलिए जीव और परिस्थितिकी में संतुलन परम आवश्यक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे कारक पे।
तीसरा कारक जो है आपका मनोसामाजिक अवधारणा। ये मनोसामाजिक अवधारणा, देखिए मैं एक भारतीय हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, अभी अध्यापक के रूप में संस्कृत की सेवा कर रहा हूँ। ये केवल संस्कृत की संपत्ति नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की संपत्ति थी। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही स्वास्थ्य में, मनुष्य के जीवन में खुशहाली के लिए मनोसामाजिक अवधारणा का, एक तरह से मनोसामाजिक अवधारणा हमारा प्रमुख अंग रहा है। हम लोग स्वास्थ्य के लिए जानते थे, हमारे यहाँ हमारे जीवन में नहीं था। उत्सव, बड़े बड़े त्यौहार क्या करते हैं, उसी अवधारणा की एक पूर्ति थे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। आप देखते हैं कि व्यक्ति की हताशा, निराशा अगर आने वाले त्योहारों के प्रति जागरूकता लाके ऐसे उत्साहित कर देती है कि अच्छे अच्छे बीमार भी ठीक हो जाते हैं, अच्छे अच्छे आलसी भी, प्रमादी भी सक्रिय हो जाते हैं। मन में एक उत्साह की, उमंग की लहर दौड़ उठती है। तो ये जो अवधारणा है, इसको अब हम लोग पार्ट पार्ट में देखते हैं। जो हमारा मनोसामाजिक अवधारणा है, उसमें जो सबसे पहला कारक है वो है आपका सांस्कृतिक कारक। दूसरा है आपका आर्थिक कारक। तीसरा है आपका सामाजिक कारक। चौथा है आपका राजनीतिक कारक। पांचवा है आपका मनोवैज्ञानिक कारक। एक काम कीजिए, आप लोग चौथे पे आप लोग मनोवैज्ञानिक ले लीजिए, लास्ट में हम लोग राजनीतिक कारक पे चर्चा करेंगे। अब देखिए सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है? संस्कृति क्या है? जो परंपराओं से, जो हमारा सभ्यता जो हमारी होती है, उस सभ्यता में जो हमारी अच्छाइयाँ होती है और जो अच्छाइयाँ दिखाई ना दे। सभ्यता तो कल्चर दिखाई देता, पहनावा वहनावा, खान पान, लेकिन संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तत्व मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे खान पान की संस्कृति, उसी के साथ साथ आपका है खान पान की संस्कृति के अलावा कि मनुष्य के रहन सहन, दिनचर्या की संस्कृति। जैसे भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, बंग से लेकर आपका क्या नाम है, अंग से लेकर बंग तक जो कहा जाता है, बंग से लेकर अंग तक, या आपका गुजरात वाला जो है, गुजरात कहीं से वाला पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, जहाँ भी भारतवर्ष है, प्रत्येक जगह हमारे यहाँ आज भी गाँवों में हमारी संस्कृति है। सूरज के छिपने के कुछ घंटों बाद सो जाना और सूरज के उगने के कुछ घंटे पहले जग जाना। ये संस्कृति आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। आज दुनिया इसका अनुकरण कर रही है। हमारे यहाँ का कल्चर, मनोसामाजिक कल्चर, स्वास्थ्य के अवधारणाओं को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था। लेकिन ये मैंने क्या कहा, अलग अलग तत्व के रूप में हमारे यहाँ किसी कारक का वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ रोग का, चिकित्सा का, चिकित्सा शास्त्र था, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे पर्व, त्यौहार, संस्कृति, खान पान, घर, प्रत्येक चीज़ों में इसका ध्यान रखा जाता था ताकि मनुष्य हमेशा आनंद में रहे। ऐसे ही खाने पीने की संस्कृति में क्या था, सर्दी में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना है, किस फल को कब खाना है, कब नहीं खाना है, रात को दही नहीं खाना है तो प्रातः का, दोपहर में लस्सी पीना है आपको, सुबह जितना मर्जी दही खाइए, रात को दूध पीना है। ये सब हमारी संस्कृति थी। आज भी कई घरों में कल्चर के रूप में पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम लोग खाते हैं, उनको लगता है ये हमारी संस्कृति है। जैसे मैं हरियाणा का हूँ तो मैं हरियाणा के कल्चर को क्यों नहीं पालूंगा? मेरे घर में दूध नहीं होगा, दही नहीं होगा तो काहे का मैं हरियाणा का, मैं अगर, तो ये सारा कल्चर, पंजाबी हैं, खाने पीने बहुत आगे रहते हैं। हमारे बिहार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने पीने पे बहुत ध्यान रखते हैं और वो बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन कई लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं और बहुत समृद्ध घरों के भी लोग हैं, उनके घरों में संस्कृति ही नहीं है कुछ खाने पीने की, बस नॉर्मल साधारण खाना खाते हैं। उनको लगता है कि बस यही भोज्य पदार्थ है, बाकी चीज़ें कभी कभी खाना। लेकिन कई लोग अपने जीवन का अंग बना के रखते हैं संस्कृति के, गुड़ खाने की। हमारे यहाँ मुझे ध्यान आया, गुड़ खाना एक हमारा संस्कृति का हिस्सा था, दूध दही हमारी संस्कृति का एक हिस्सा था। आज खत्म होता जा रहा है। आज तो दूध पीते भी हैं तो चाय के रूप में दूध का ही नाश कर देते हैं। दही है, दही किसी को मोटापा लाता है, किसी में चर्बी बना देता है। अरे कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। तो ये सारी हमारी संस्कृति, कई संस्कृतियाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो जाती है। कैसे? कई संस्कृतियों में दारू पीने की प्रथा प्रचलित है, लेकिन वो परिस्थिति जन्य है। जैसे मैं जानता हूँ कि कश्मीर जैसे सर्दी ठंडे प्रदेशों में
बच्चों को भी जब ज़्यादा ठंड लगती है तो थोड़ी सी शराब दे दी जाती है ताकि वो संतुलित रहे। तो ये उनकी अपनी संस्कृति है, उसका दुरुपयोग अगर कोई करता है तो अलग बात है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत जगह ऐसी, जैसे केरला है, साउथ में है, उधर के लोग क्या है, नारियल पानी बहुत प्रचलित है, उनके वातावरण के हिसाब से सूटेबल है। यहाँ हमारे यहाँ नारियल पानी कब पीते हैं, जब या तो कोई शौकीन है तो स्वस्थ ही रहेगा अगर रेगुलर पीने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला, नहीं तो जब बीमार हो जाते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ऐसे रोग हो जाएंगे, तब नारियल पानी पीना शुरू करेंगे, तो जूस पीना शुरू करेंगे। जबकि रोज़ भी तो पी सकते हैं, अगर जो क्यों नहीं पी सकते उसका अभी आगे कारक आएगा। तो हमारी संस्कृति ये भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छे प्रकार से प्रभावित करती है और स्वास्थ्य की अवधारणा में एक प्रमुख कारक के रूप में शामिल है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा इसमें मनोसामाजिक अवधारणा में दूसरा है आर्थिक कारक। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आर्थिक कारक को सभी समझते हैं। आप जानते हैं, अभी ऊपर के संस्कृति में जिन बिंदुओं पे मैं चर्चा कर रहा था, उनमें से दूध, घी जैसे कई पदार्थ ऐसे हैं जो कि अर्थ से यानी पैसे की दृष्टि से जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, आर्थिक निम्न श्रेणी के होते हैं, वो खा ही नहीं पाते हैं। उनके पोषण में साधारण पेट भरने के अलावा बाकी चीज़ों को खाने की उनकी क्षमता नहीं होती है। तो आर्थिक कारक बहुत अच्छे प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये भी देख लीजिए कि ऊपर जो बताया गया बीमारी से संबंधित, क्या बहुत सारी ऐसे दिनचर्या पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके दूसरे भाग में, कि अर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई आर्थिक दृष्टि से संपन्न है तो वो स्वस्थ रहेगा, उसकी कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं है। अर्थ एक कारक है, अर्थ निर्धारक नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। स्वास्थ्य को सही रखने में अर्थ एक कारक है, निर्धारक नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है तो बीमार ही नहीं रहेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। अगर रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी भावना नहीं है। उसके अलावा सामाजिक में क्या है, हमारा तो समाज सदियों से गाता रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी तो यही संस्कृति रही है। हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ दौड़ने की प्रथा आज भी विद्यमान है। मुझे बहुत खुशी होती है, एक्सरसाइज, व्यायाम करने की, खेलने की, कूदने की प्रथा विद्यमान है। छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलने की प्रथा विद्यमान है। कई जगह मिट्टी लगने ही नहीं देते बच्चों को, बाद में वो नाजुक बन जाते हैं, इतने नाजुक बन जाते हैं कि एक प्रकृति का या जीवन के हल्के से चोट थपेड़ों को भी नहीं सहन कर पाते। तो एक संस्कृति होती है, जो संस्कृति आपको आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और एक समाज होता है जो आपको जीना सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है। ऐसा नहीं है, आर्थिक रूप से विभेद का भी वहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो जाता है कि तुम अलग दौड़ोगे तो गरीब नहीं दौड़ेगा, अमीर नहीं दौड़ेगा, वो व्यायाम नहीं। अरे संस्कृति होती है। समाज देखिए ना, बिहार का समाज देखिए, चबेना फाँकने की संस्कृति थी और हमारा वैसा समाज था। सत्तू पीने का समाज है। आज पता है शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़ी कोठी बंगलों में रहते हैं, लेकिन कुछ अनाज नहीं खा सकते, सत्तू पी के गुजारा करते हैं अपना। लेकिन जो समाज, जो संस्कृति सत्तू पीने का था, चबेनी फाँकने की थी, चना फाँकने का था, चना गुड़ खाने का था, वो स्वस्थ रहते थे। आज इसे पिछड़ापन भी माना जाता है। आज ब्रेड खाते हैं लोग, टोस्ट खाते हैं लोग, आज अलग कल्चर है। लेकिन क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? स्पेशली मैं भारतवर्ष की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की भी बात कर रहा हूँ। सबकी अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार खाते हैं। लेकिन कम से कम भारतवर्ष के हम लोग हैं, हम लोग तो अपने उस संस्कृति या वैसे समाज का निर्माण करें जहाँ सभी लोग स्वस्थ रहें, एक दूसरे की देखभाल करें। समाज में स्वच्छता के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कई जगह अच्छे अच्छे फूल लगाए जाते हैं, औषधि वाले बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं, हमेशा सफाई की जाती है, बड़े बड़े ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे समाज में खुशहाली आए, लोग स्वस्थ रहें। तो ऐसा समाज भी हमारे स्वास्थ्य का मनोसामाजिक अवधारणा, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें मजबूत बनाता है। कई ऐसा समाज ही होता है कि जहाँ छोटे मोटे चोट आदि के लिए लोग ऐसा कहते हैं क्या है, ठीक हो जाएगा,
क्या हुआ, कट गया, ठीक है 4 दिन मीठा मत खाना, स्वस्थ हो जाओगे। मीठी तो बहुत सा कई समाज ऐसा होता है कि हल्का कट भी गया, नहीं 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 नहीं, जाओ 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 टेटनस का टीका लगा के आ जाओ। अरे मानसिक रूप से ही आप बीमार कर दे रहे हैं। कोई व्यक्ति हल्का सा कमज़ोर, कोई व्यक्ति अपंग हो गया समाज में, कोई व्यक्ति हल्का कमज़ोर है, तो उसको ऐसा समाज बना देता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और एक दूसरा समाज होता है जो कमज़ोरों को भी कहता है तुम शेर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो सोचिए समाज के द्वारा मनुष्य के मनोविज्ञान पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इसका अगला तत्व है आपका मनोवैज्ञानिक। देखिए क्या था, पहले संस्कृति, फिर अर्थ, फिर सामाजिक, अब आ गया मनोवैज्ञानिक। व्यक्ति का स्वयं का मनोविज्ञान भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायक होता है। ये बिल्कुल व्यवहारिक रूप है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। मैंने कई बार परीक्षण किया है कि जब मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग किसी चीज़ के प्रति तत्पर रहते हैं, किसी चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, या किसी चीज़ के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिसके लिए मैं कक्षा के दौरान भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, कई बार होता है कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाहने वालों के साथ बैठ करके जब हम खाना खाते हैं, खूब खा लेते हैं, 4 रोटी की बजाय 8 रोटी, कोई शरीर पे फ़र्क नहीं पड़ता। 10 दिन छोड़िए, आप 2 दिन में चेहरे पे आपकी रौनक आ जाती है, हंसमुख हो जाते हैं, प्रसन्न हो, हर प्रकार से स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मनोविज्ञान कहता है नहीं, एकदम चलने दो, पार्टी चलने दो। तो मनोविज्ञान भी मनुष्य का, इसीलिए हमेशा कहते हैं आप पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। रोग, दुख, बहुत सारे कमजोरी, बीमारियां आती रहती है, जाती रहती है और ठीक हो जाती है, कोई स्थायी नहीं होती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए। सबसे लास्ट में है राजनीतिक। राजनीतिक कारक ऐसा है कि जिसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति, मैंने भी जब पहली बार पढ़ना शुरू किया आपके इस टॉपिक को लेकर के, जब मैंने मैटर जुटाना शुरू किया, तब मैंने देखा राजनीतिक रूप से क्या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कोई कारक है। बहुत चिंतन किया, तब जाकर के मुझे प्राप्त हुआ कि राजनीति यानी व्यवस्था, जिस राष्ट्र में रहते हैं वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सत्ता किसके बागडोर में होती है? राजनीतिक शक्ति के हाथों में होती है। आप देखिए कि बिहार में इतने बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन आज तक बिहार के प्रत्येक जगह, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ, आज भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सरकारी व्यवस्थाओं का बहुत बुरा हाल है, बहुत खस्ता हाल है। भला हो ऐसे कोरोना जैसे काल का कि कहीं कहीं व्यवस्थाएं कुछ सुदृढ़ हो गई, नहीं तो आज भी हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। अब देखते हैं, इसको आगे भी आप देख सकते हैं। राजनीति क्या है? आपके यहाँ जो अनाज का उत्पादन है, आपके यहाँ जो अनाज का बंटवारा है, आपके यहाँ वस्तुओं का निर्धारण है, वस्तुओं के शुद्धि अशुद्धि का मानक है, इन सब का निर्धारण कौन करता है? समाज का राजनेता करते हैं। अगर जागरूक राजनेता है, मिलावट नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, किसान को बहुत अच्छे प्रकार से सुविधा मुहैया कराएंगे जिससे फसलें अच्छी होएगी। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर रहेगी तो उनकी अव्यवस्था के कारण, उसके भेदभाव के कारण, उनके दुर्व्यवहार के कारण प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं तो राजनीतिक शक्तियों में निहित होती है। कहीं कहीं जिन जिन राष्ट्रों की स्वास्थ्य सेवाएं या वहाँ के खाद्य पदार्थों की सेवाएं, वहाँ के प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों के लिए जो जीवन यापन के साधन हैं, चाहे वो सामाजिक साधन है, मनोवैज्ञानिक साधन है, आपके आर्थिक साधन हैं, आपके पर्यावरण के साधन हैं, उन सब के प्रति अगर सरकारें सचेत रहती है, राजनीति जैसे, हाँ अभी जैसे है जल का, नदियों का, की स्वच्छता का, विदेशों के आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वहाँ की सरकारें सचेत रह करके नदियों को कितना स्वच्छ रख रखी है। और हमारे यहाँ देवी देवता के तुल्य पूजे जाने वाली नदियों की हालत देखिए। अगर राजनीतिक रूप से कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार, अगर कोई भी राजनीतिक पावर अगर प्रतिज्ञा कर ले और ईमानदारी पूर्वक कार्य करे तो पर्यावरण की समस्या आएगी ही नहीं। फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधों के विकास में पर्यावरण
को पहुंचाए जाने वाली क्षति जिससे हम मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी कभी नौबत आएगी ही नहीं आएगी। सामाजिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से उन लोगों को विस्थापित कर देना, बहुत सारे लोगों को मजबूर हो करके अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित रह करके कार्य करना, ये सब क्या है? इन सब चीज़ों के कारण भी हम सभी के अंदर बहुत सारे प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे प्रकार के ऐसे कारक उत्पन्न होते हैं राजनीतिक के कारण, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। अब सबसे लास्ट है हमारा समग्र अवधारणा, चौथा कारक। समग्र अवधारणा में कुछ अलग नहीं है। समग्र अवधारणा क्या है कि जितने भी प्रकार के 3 कारक बताए गए, जैव, पहला जैव चिकित्सीय अवधारणा, दूसरा कारक आपको बताया गया पारिस्थितिकीय अवधारणा, तीसरा बताया गया मनोसामाजिक अवधारणा। इन तीनों का सामंजस्य, इन तीनों का समग्र रूप से विकास, तीनों का संतुलन ही आपका समग्र अवधारणा है। अर्थात शारीरिक, व्यक्तिगत, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण, इन सब का एक समग्र रूप से जो संतुलन है, समग्र रूप से जो अवधारणा आप लोग समझते हैं, वो चतुर्थ अवधारणा है। यानी इनमें से किसी एक के विकास से मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है, सबसे प्रभावित होता है। इसीलिए समग्रता से इसके ऊपर चिंतन आवश्यक है, तभी हम सभी स्वस्थ रह पाएंगे।